पिछले 46 वर्षों से प्रसिद्ध वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ वाराणसी की डॉक्टर उषा गुप्ता के नेतृत्व में उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवा देने के क्रम में एक अस्पताल में पहली बार फास्ट ऑनलाइन तकनीकी द्वारा घुटना प्रत्यारोपण की शुरुआत की गई। इस संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। डॉक्टर विपिन सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि फास्ट एलाइन तकनीकी से मरीज को ऑपरेशन में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन केवल 10 मिनट में ही एक छोटे से चीरे से ही संपन्न हो जाता है। उसके साथ साथ ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही मरीज चल फिर सकता है एवं मरीज को ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक में घुटनों को कम घिसा जाता है और आराम से घुटना प्रत्यारोपण हो जाता है। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर शलभ गुप्ता व डॉक्टर समीर गुप्ता ने बताया कि हमारा अस्पताल अपनी उत्कृष्टता एवं विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए इस तरह की नवीन चिकित्सा सुविधाओं से वाराणसी समेत पूर्वांचल एवं बिहार के मरीजों को भी समय समय पर सेवाएं प्रदान करता रहेगा। आशीर्वाद अब जैसा कि आपने नाम में देखा मल्टी स्पेशलिटी हो गया है, तो आशीर्वाद में अब बहुत सारी और फैसिलिटीज़ ऐड हो रही हैं। सबसे पहले जिसमें हम लोग आईसीयू स्टार्ट करने जा रहे हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल में, जो कि उम्मीद करते हैं कि जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। डायलिसिस यूनिट स्टार्ट हो जाएगा जनवरी में। एंड हम लोगों ने काफ़ी हद तक अभी ऑन्को सर्जरीज़ इन हफ्ते 10 दिन में लगभग 4-5 केसेस ऑन्को सर्जरी के, जिसमें ब्रेस्ट का, यूट्रस का, ओवरी का, कई सारे कैंसर सर्जरीज भी की हैं सक्सेसफुली। मेरा नाम साधना सिंह, कहाँ से आए? मैं बलिया से आई। आज तक घुटने का ऑपरेशन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको कि किस तरह का ऑपरेशन है? ठीक अच्छा नहीं, मुझे तो अब अच्छा लग रहा है। जब मुझे चलने में अच्छा लग रहा है तो बस मुझको अब एक एक्सरसाइज के बाद ये लग रहा है कि मैं चलने लगूंगी, जो अच्छे से बिना पेन के। इसके पहले आप कितना परेशान थे घुटने से? बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। अभी तो कहते रहे चलने में बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपको ये? 10,000 से ज़्यादा प्राइमरी और रिवीजन नी रिप्लेसमेंट किए हैं भारत में, भारत से बाहर, जाम्बिया में और केन्या में और तंजानिया में, और अब वाराणसी शिफ्ट हुआ और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से इसका, जो अभी यहाँ वाराणसी के पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत भदऊ चुंगी के समीप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधीवादी तरीके से संदेश पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का शुभारंभ कांग्रेस महानगर कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। वहीं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज किसान अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार उनके दुख दर्द को नहीं समझ रही है। अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। साथ ही महानगर अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी वो संस्था है जिसने देश को आजाद कराने का काम किया था। आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से पदयात्रा निकालकर जन जन तक आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पदयात्रा भदऊ चुंगी से प्रहलाद घाट, गाय घाट, राजमंदिर, भैरवनाथ, ठठेरी बाजार, चौक बास फाटक, गोदोलिया, दशाश्वमेध होते हुए चित्तरंजन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आवास योजना के तहत 608 फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले साल यानी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को उनके सपने के आशियाने की चाबी सौंपेंगे। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने देशवासियों से एक वादा किया था। ये वादा था देश के हर गरीब को आशियाना देना और हर गरीब के सर पर छत होना। 6 साल बाद पीएम मोदी का ये सपना हकीकत की जमीन पर उतरने लगा है। उत्तर प्रदेश के कुल 6 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। P3 मॉडल पर बन रहे इन फ्लैट्स की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है।
किसी अपार्टमेंट की तरह इन फ्लैट्स में भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। लगभग 600 स्क्वायर फीट एरिया में बन रहे फ्लैट में एक बेडरूम के साथ ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम के साथ साथ बालकनी भी दी जा रही है। सभी कमरों में जरूरत के सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रथम चरण में बनारस में एयरपोर्ट रोड पर 13,000 स्क्वायर मीटर एरिया में ये आवास बनाए जा रहे हैं। परियोजना की कुल लागत 38 करोड़ रुपए है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कुल 1800 फ्लैट तैयार किए जाएंगे। आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मैं राम गोपाल सिंह, एसएसबी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी को छत देने की एक बात कही थी गरीबों को, तो आप भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रही है। किस तरह का प्रोजेक्ट है और कब तक ये पूरा होने की उम्मीद है? ये प्रोजेक्ट जो है पीपीपी मॉडल पे है, मतलब एक प्राइवेट बिल्डर और सरकार के बीच जो है EWS इकोनॉमिक वीकर क्लास के लिए बनाया जा रहा है। जो मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब को घर देना है, तो हमारे यहाँ जो एजेंसियाँ हैं वो गरीबों का चयन करके उनका रजिस्ट्रेशन कराए। BDA प्रशासन के पास ये सारी चीज़ें गई कि इतने लाभार्थी जो है चयन हुए। लगभग 2700-2800 लाभार्थी बनारस में चयनित हुए हैं। तो इसका एक टेंडर डाला गया कि प्रदेश में कौन कौन सी कंपनियां इसमें तैयार हैं। तो प्रदेश की 6 कंपनियां इसके लिए जो है चयनित हुई हैं। जो पूर्वांचल में हमारी कंपनी श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी है जो 608 घर PPP मॉडल पे बना के दे रही है। और 2021 तक 608 परिवारों को जिनका चयन हो चुका है, इनका आवंटन हो चुका है। BDA प्रशासन पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ इस पे हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहा है। खास तौर से हमारे BDA उपाध्यक्ष राहुल पांडे जी, वो इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। राजा तालाब के अराजी लाइन ब्लॉक के समक्ष मनरेगा मजदूर यूनियन सभागार में किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत किशोरियों को समाज के प्रति जागरूक किया गया। राजा तालाब में किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर प्रशिक्षक लोक चेतना समिति की प्रियंका पटेल ने किशोरियों को स्त्री जनित बीमारियों एवं समस्याओं से अवगत कराते हुए किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दी। उन्होंने किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराते हुए पौष्टिक आहार लेने और शारीरिक श्रम आदि करने का सुझाव दिया। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने इस दौरान कहा कि आप अपने परिवार, स्वयं और समाज तथा देश के भविष्य हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश राठौर है और यहाँ मनरेगा मजदूर यूनियन नाम का संगठन है, उसके संयोजन का काम मैं करता हूँ। आज ये बालिकाओं का किस तरह का आयोजन है? देखिए, मनरेगा मजदूर यूनियन यहाँ अराजी लाइन ब्लॉक के 50 गाँव में काम करती है। हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बालिकाएँ हैं, जो किशोरियाँ हैं, उन लोगों को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी किशोरियां हैं जो कि एनेमिक हैं, जिनमें अधिकतर खून की कमी पाई जा रही है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य का पर प्रशिक्षण दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि ये जो एनीमिया नामक बीमारी है उससे उनको बचाया जा सके। हम लोग गांव-गांव में लगातार इस तरीके का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रख रहे हैं और किशोरियों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत बरनवाल धर्मशाला में बरनवाल सेवा समिति द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाराज अहिबरन की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व अहिबरन वंदना एवं स्वागत गीत के साथ हुआ। महाराजा अहिबरन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश व समाज के प्रति किए गए कार्यों पर डॉक्टर सुजीत कुमार बरनवाल ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जागरूक किया तथा डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बानी बरनवाल का गणेश वंदना, आराध्या बरनवाल, ईशानवी बरनवाल की भजन, देवांश बरनवाल का हारमोनियम वंदना व समृद्धि अव्यांश देवशी का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। बरनवाल समाज ने नए साल का स्वागत कोरोना से बचाव तथा पूरे देश के लिए स्वस्थ रहने की कामना के साथ किया। परिचय बताएं। मैं जगदम्बा प्रसाद बरनवाल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर था
और वहाँ डीन और हेड होकर के मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक वक्ता के रूप में अध्यापन कर रहा हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का मैं यहाँ महात्मा ये श्री भारतवर्षीय बनवाल वैश्य महासभा का मैं अखिल भारतीय महामंत्री रहा हूँ करीब 14 वर्षों तक, और ये महाराजा अहिबरन का जो आज जयंती मनाई जा रही है उसका प्रारंभ ही मेरे कार्यकाल में हुआ है। महाराजा जी का जो चित्र है वो भी मैंने ही बनवाया है, और इस तरह संगठन को चलाने के लिए, संगठन को स्थापित करने के लिए और संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने के दृष्टि में मैंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज किस तरीके का यहाँ कार्यक्रम है? यह कार्यक्रम महाराजा अहिबरन जी की जयंती के रूप में मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज के एक निश्चित तिथि को हम लोग इकट्ठा होते हैं, महाराज जी को माल्यार्पण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उसके स्मृतियों को याद करते हैं और उनके माध्यम से। अपना परिचय बताएं। मैं मोहनलाल बर्नवाल, अध्यक्ष बर्नवाल सेवा समिति वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज यहाँ पर अपने महाराज अहिबरन जी की जयंती जो कि हर वर्ष मनाई जाती है, आज वो मनाई जा रही है, और इसमें अपने समाज के बच्चों द्वारा तरह तरह के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, और यही नन्हे मुन्ने बच्चे कल हमारे देश के विकास में सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं और देश के नाम को रोशन करते हैं। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत चौक चौराहे पर अखिल भारतीय केशरवानी समाज के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का चित्र जलाकर विरोध जताया। अखिल भारतीय केशरवानी समाज के अध्यक्ष संदीप केसरी ने बताया कि शिवसेना के संजय राउत, जो कि सामना के संपादक हैं और शिवसेना के बड़े नेता भी हैं, वो शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, बात बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आज वो देश का विरोध करने लगे हैं। उन्होंने जिस तरह से सामना के लेख में लिखा कि रसिया जिस तरह पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का एक देश हुआ करता था, संजय राउत ने रसिया के तर्ज पर प्रमाण दिया कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खंड खंड हो जाएंगे। संदीप केसरी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि इस तरह के देशद्रोही लेख लिखने वालों पर सख्त कार्यवाही हो और जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। संजय राउत के आपत्तिजनक उल्लेख पर विरोध जताते हुए संजय राउत के चित्र को जलाकर लोगों ने विरोध जताया, साथ ही शिवसेना मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संदीप केसरी, अध्यक्ष केसरवानी समाज। संदीप जी, आज आप लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, क्या करें? ये हमारे देश में जो इस देशद्रोही टाइप के लोग बसे हुए हैं, जो बात बात में मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, जैसा कि आज संजय राउत जो कि सामना के संपादक भी हैं और शिवसेना के बड़े नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जिस तरह से आज सामना के में अपना लेख लिखा कि इस रसिया जिस तरह पहले संयुक्त राष्ट्र संघ एक देश हुआ करता था, रसिया की तर्ज पर उन्होंने एक प्रमाण दिया कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश के खंड खंड हो जाएंगे। देश के बंटवारे की इन्होंने एक तरह से मांग की, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग समय समय पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग आज किसान आंदोलन में भी टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो जा रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग को एक तरह से इन्होंने सपोर्ट किया, उनका इन्होंने शिवसेना उनके साथ खड़ी है। जो कल शिवसेना एक राष्ट्रवाद की बात करती रही, हिंदुत्व की बात करती रही, आज टुकड़ी टुकड़े राजनीति के साथ शिवसेना खड़ी है। आज हम लोग यहाँ पे अपने संस्था की ओर से संजय राउत, जिसका मानसिक संतुलन खो गया है, पागल हो गया है, उसको एक सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया आपके चैनल के माध्यम से कि ये संदेश पूरे देश में जाए और देश के लोग देखें कि मोदी जी का विरोध करिए, आप भाजपा का विरोध करिए, लेकिन देश को खंडित करने का प्रयास न करें। इस तरह की ताकतें अगर आएंगी तो उसको हम लोग कुचल देंगे। क्या मांग करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से, अपने देश के रामनाथ कोविंद जी से, कि इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए ऐसे देश विरोधी ताकतों को, जो देश विरोधी ऐसे नेता हैं जो कि एक चोला ओढ़े हुए हैं, अपने देश का बात करते हैं, देश के विरोध का, तो उनको तुरंत त्वरित कार्रवाई करें। अब जो इस तरह की स्थिति इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, वहाँ पे तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित पराडकर स्मृति भवन में सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था जनता हिताय समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जनता हिताय समिति के तत्वावधान में अपने अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर कीर्ति स्तंभ बनी विभूतियों को काशी भूषण व काशी गौरव सम्मान से विभूषित किया गया। पत्रकारिता के लिए प्रभा रानी, गुंजन श्रीवास्तव, समाज सेवा व मधुमेह प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर JP मिश्रा और संगीत में पुष्पा बनर्जी को काशी गौरव और काशी भूषण कवित्री स्नेहलता शर्मा, समाज सेवा के लिए राजकुमार शर्मा, शायरी के लिए नसीमा निशा, शिक्षाविद प्रतिभा तिवारी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती, डॉक्टर राजेश गुप्ता, कोरोना काल के दौरान संस्था के साथ तन मन धन से समर्पित नीरज बदलानी, गिरीश चंद्र, सुधीर चौरसिया को भी कोरोना वॉरियर्स सम्मान से तथा अन्य विशिष्ट जनों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। मुख्य अतिथि पद्मश्री भास चंद्र सुपकार, विशिष्ट अतिथि CMO डॉक्टर VB सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह ने की। आगंतुकों का स्वागत मधुसूदन त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की भावभूमि पर विचार विवेक शंकर तिवारी, माइकल वकील ने व्यक्त किया और आभार डॉक्टर दशरथ चौरसिया ने किया। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत स्टेट जल संस्थान में पूर्व पार्षद अनिल शर्मा पर सफाई कर्मचारियों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए काम ठप कर धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में पार्षद की पत्नी ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया। जलकल विभाग में पूर्व पार्षद पर मारपीट के आरोप में पत्नी ने पुलिस पर लगाया भेदभाव का आरोप। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूर्व पार्षद को थाने में बैठाए जाने का आरोप पार्षद पत्नी सीता शर्मा ने लगाया। पार्षद पत्नी सीता शर्मा ने आगे बताया कि कल मेरे पति पूर्व पार्षद अनिल शर्मा वार्ड नंबर 14 नवाबगंज में सीवर लाइन की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए जलकल विभाग गए हुए थे, जहां पर अधिकारियों से बात करके वो बाहर निकल रहे थे कि तभी सफाई कर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उनका एक दांत टूट गया और खून भी बहने लगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने उनको थाने में अभी तक बैठा करके रखा है। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। पार्षद पत्नी ने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों के दबाव में एक तरफा काम कर रही है। यही है कि जलकर में कल गए सीवर समस्या, सीवर पानी को लेकर गंदा पानी आ रहा है, लीकेज है, लेकिन उसके बाद भी क्या से कि सचिव के कमरे से बात करके निकल रहे थे। उसी समय सुपरवाइजर जलालुद्दीन मनीष और उसके 4-5 कर्मचारी थे। सब ने क्या से कि उनको पकड़कर मारने लगे। ब्लड निकलने पर यहाँ से फोर्स गई। किसको मारे हैं? मेरे पार्षद पति को। मैं पार्षद हूँ, वो मेरे पति हैं, अनिल शर्मा। उनको मारा गया और सोने की चैन छीनी गई उनकी, और उसके बाद दांत भी टूट गया, ब्लड भी जा रहा था। इंस्पेक्टर साहब गए, इंस्पेक्टर साहब कुछ बोले नहीं, बस उठाकर हम ही लोग को ले आए करें चलिए। और वो सब उन लोग आए कल 12 बजे से बैठाए, कोई कार्रवाई हम लोग के नहीं हो रही, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद मेडिकल भी नहीं करवाए मेरे पति के। मैं कहा से कि कुछ बोल रहे हैं, अभी पक्ष का 11 बजे रात में मेडिकल कराए, उनका रिपोर्ट दर्ज हो गया। मैं तहरीर दी उनके पहले मैंने तहरीर दिया, फिर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखा गया। सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करे, उनका आरोप है कि आपके पति ने मारा है, अधिकारी उस बदतमीजी की है। कैमरा खुलवा कर दिखवाइए। जल संस्थान जलकर में कैमरा है ना, तो वो कैमरा खुलवा कर दिखवाए। इंस्पेक्टर साहब से तो हम कहें कैमरा खुलवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको एक अनोखे पान की दुकान की तस्वीर से रूबरू कराएंगे, जहां पर काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के पेपर कटिंग को निकालकर दुकानदार ने अपनी हर चीजों पर चिपकाया है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा में एक अनोखे पान के दुकानदार ब्रजेश गुप्ता ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान उनके दौरे से ही मैं नरेंद्र मोदी का फैन हो गया था। उसके बाद से ही पेपर में से कटिंग निकालकर मैं अपने हर एक सामान पर नरेंद्र मोदी के चित्र को चिपका रहा हूं। ब्रजेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं और उनकी बातों और कामों को आगे बढ़ाने के
के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। ब्रजेश ने आगे कहा कि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनको मैं कलयुग का 13वां ज्योतिर्लिंग मोदेश्वर मानता हूँ। जिस गुफा में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था उस गुफा का नाम मोदेश्वर होना चाहिए। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक अनोखा पीएम का प्रशंसक आपको हम दिखाएंगे। जो पेशे से इनका पान का दुकान है और ये खाली समय में पेपर को उठा के और पेपर की कटिंग को करते हुए जिसमें पीएम और सीएम कार्यक्रम कर रहे हैं उसको काट के अपने दुकान के सामानों में चिपकाए हुए हैं। जो ये लगातार सन 2014 से ये करते हुए फिर आ रहे हैं। वाराणसी से कुलदीप चौरसिया, देन काशी के लिए। ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश जी, आप दुकान में प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी चीज़ें सजो कर रखे हैं, स्टिकर फोटो, क्या कब से कर रहे हैं? ये 2014 से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद? हाँ, उसके पहले से, चुनावी माहौल से। तो ये प्रेरणा कब से आई, क्या दिमाग में था? दिमाग में यही था कि प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं जो भगवान स्वरूप हैं और उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो क्या कहाँ से सब पाते हैं स्टिकर, जो पेपरों का कटिंग जो कुछ भी है सब पेपर की कटिंग है, एक शब्द हमारा नहीं है, सारी पेपर की कटिंग है और उनकी बातों को 2 पॉइंट आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। बस सिर्फ छोटी सी बात है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेरे मोदी जी हैं कलयुग के 13वां ज्योतिर्लिंग मोदेश्वर मानते हैं हम, और जिस गुफा में वो बैठ के ध्यान लगाए थे उस गुफा का नाम मोदेश्वर होना चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मोदी जी से और कुछ काशी के लिए मांग करेंगे? वो तो इतना कर रहे हैं कि हम कुछ भी मांग नहीं कर सकते, सबके लिए कर रहे हैं। तो आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, इसलिए उनको कलयुग का 13वां ज्योतिर्लिंग मोदेश्वर मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 72वें संस्करण का प्रसारण रविवार को हुआ, जिसको सरकार के केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियों ने सुना। इसी कड़ी में केंद्रीय कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री ने पिसौर ग्राम स्थित बीजेपी कार्यकर्ता के घर किसानों संग मन की बात को सुना। इस मौके पर मीडिया से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए ज्ञान का भंडार हैं। केंद्रीय मंत्री ने मन की बात को युवाओं और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय जैसा बताया। देश की राजधानी पर किसान संगठन के चल रहे विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ हर पहलू पर बात करने को तैयार है, लेकिन संगठन अपनी जिद को छोड़ दे। राहुल गांधी के बयान वीर तुम बढ़े चलो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने अब जाकर प्रारंभिक कक्षा की शुरुआत की है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। खास नजर आ रही है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की खास नजर आ रही है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की। वाराणसी के रामनगर में पंचवटी स्थित मधुबन में 2.25 साल वर्ष प्राचीन हनुमान मंदिर का वार्षिक श्रृंगार संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। रामनगर में पंचवटी स्थित मधुबन में 225 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर का वार्षिक श्रृंगार संपन्न हुआ। इस अवसर पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान भक्ति और श्रद्धा का ये आलम था कि दर्शनार्थियों की लाइन मधुबन के बाहर पंचवटी मैदान तक आ गई थी। मंदिर की सुरक्षा का प्रबंध रामनगर थाना प्रभारी नरेश कुमार सिंह ने कर रखा था, जिससे हर एक श्रद्धालु कतारबद्ध होकर हनुमान जी का दर्शन कर लाभान्वित हुए। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर।
जी हाँ, आज मैं खड़ा हूँ रामनगर के पंचवटी मधुवन उद्यान में, जहाँ की एक बहुत ही अति प्राचीन हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया है और उसी का आज वार्षिक श्रृंगार हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये हनुमान जी का मंदिर किसने निर्माण करवाया था। और हमारे बीच में हैं सेठ जी। तो सेठ जी, आप ये बताएं, हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा और करीब आए और ये बताएं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने बनवाया था। नाम तो सही नहीं बता पाएंगे जी। हमारे पूर्वजों द्वारा बनवाया गया है, लगभग 200 वर्ष पूर्व। 200 वर्ष पूर्व। हाँ। तो ये श्रृंगार भी 200 वर्ष नहीं, श्रृंगार 200 वर्ष बीच में इस मंदिर की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने, स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी ने इसका रिपेयर कराया, जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराया 61 या 62 से, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं याद है। उसी समय से श्रृंगार होना शुरू हुआ, लगभग 58-59 साल हो रहा है। 58-59 साल से ये आप ये भीड़ देख करके आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। जन सैलाब उमड़ पड़ता है आज के दिन। वाराणसी में कांग्रेस के स्थापना दिवस मनाने हेतु रोहनिया स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक जाने के पहले ही कैंप कार्यालय चांदपुर में जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ रोहनिया स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही मंडुआडीह पुलिस व यूआरटी फोर्स की मदद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा गया। चांदपुर चौराहे से लगायत रोहनिया थाने तक बड़ी गहमागहमी रही, क्योंकि वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाने हेतु रोहनिया स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए भारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल जा ही रहे थे कि रास्ते में ही सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बस के जरिए पुलिस लाइन भेज दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह रही कि वाराणसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा रामनगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जोशीले अंदाज में दिखे। इस दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री विपिन सिंह, पूर्व सभासद राजेंद्र गुप्ता, सुनील राय के साथ समस्त रामनगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। बिहार में चुनाव हो रहा है। वाराणसी में आपको कई ऐसे मंदिर मिलेंगे जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और जो अलग अलग शैली से बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर विश्वनाथ धाम में स्थापित है, जिनका पता काशी वासियों को भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम के जरिए उन मंदिरों को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। तरीका भी अनोखा होगा, बस इंतजार है विश्वनाथ धाम यानी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनकर तैयार होने का, जो सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिरों का इतिहास ब्लूटूथ के माध्यम से बताएगा। मंदिरों का शहर बनारस, जहां माना जाता है कि देवों के देव महादेव स्वयं विराजते हैं। ऐसे में महादेव के इस दरबार में सभी देवी देवताओं ने भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए अपना अपना स्थान चुना और इंसानों द्वारा बनवाए गए मंदिरों में स्थापित हुए। फिर चाहे वो दक्षिण शैली में हो या देश के किसी भी अन्य शैली में बना हो, हर देवी देवताओं के मंदिर घाट किनारे विश्वनाथ मंदिर परिसर में बने हुए हैं। लेकिन समय बीतने के साथ इन मंदिरों को वहां रहने वाले लोगों ने भी अपने घरों में तब्दील कर दिया था, जिससे कि काशी की जनता भी नहीं जान पाई कि शहर बनारस में दर्जनों ऐसे मंदिर हैं जो सैकड़ों और हजारों साल पुराने हैं।
कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने काशी में मंदिरों को तुड़वाने का फरमान जारी किया तो वहां रहने वाले लोगों ने मंदिरों को अपने घरों में छुपा लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो मंदिर अतिक्रमण का शिकार हो गए और सैलानी इन मंदिरों के विषय में केवल काशी खंड के किताबों में ही जानकर रह गए। विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण में शामिल हुए ये मंदिर खूबसूरती के साथ साथ काशी में उन दावों को भी पुख्ता करेंगे जिनमें इस शहर को विश्व की प्राचीनतम नगरी कहा गया है। सर, कॉरिडोर में डिजिटल एक्सपीरियंस किस तरह से सब भक्तों को मिलेगा, क्या प्लान? इसमें प्लान ये है कि जैसे मुख्यतः लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं या अन्नपूर्णा दंशी या विशालाक्षी मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस परियोजना को क्रियान्वित करते समय बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर और निकल के आए जिसका मैंने बताया कि उसका हम लोग पूरा इतिहास और किस शैली में बने गए हैं और क्या उसकी महत्ता है, उसके संबंध में सारा इनके विशेषज्ञों के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं। प्लान ये है कि जैसे आप गंगा से घाट की ओर से चढ़ेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ले सकते हैं और हमारे गाइड्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। वो आपको पूरा एक कंडक्टेड टूर करके ले जाएगा और जो भी रास्ते में जितने भी ऐसे मंदिर निकले हैं उनके विषय में वो बताएगा कि ये मंदिर कब बना, किस लिए बनाया गया, किसने बनाया, किस शैली में बनाया, उसकी क्या महत्ता है। और वो आप चाहे तो गाइड के माध्यम से भी ले सकते हैं, प्लस एक हम लोग ने प्रॉपर उसका हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें केवल आदमी अपना ईयरफोन लगाएगा और वो जैसे जैसे मंदिर के पास जाएगा, जिस मंदिर के पास जाएगा उसका वो इतिहास खुद इसके ईयरफोन्स के माध्यम से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो पूरा दर्शन करने के पश्चात ही पूरा वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो एक उनका एक छोर में होगा वो वहाँ पर उनका दर्शन करेगा। तो एक आदमी को केवल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे बल्कि पूरा का पूरा एक समेकित अनुभव, टोटालिटी में एक अनुभव होगा जिसमें बाकी अन्य मंदिरों के संबंध में भी जो अभी लोगों को बहुत नई जानकारी है उनके विषय में भी लोगों को और श्रद्धालुओं को जानकारी हो पाएगी। बताया जा रहा है क्या है उन मंदिरों का और काशी में मंदिरों का क्या महत्व माना जाता है, क्या किन किन शैलियों में मंदिर बने हुए हैं? देखिए, काशी खंड है, एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पौराणिक काशी खंड, और काशी खंड में काशी के पौराणिक मंदिरों की पूरी गाथा लिखी हुई है। जितने मंदिर हैं, जितने देव स्थल हैं, जितने देव स्वरूप हैं, जितने विग्रह हैं, सबका नाम लिखा हुआ है। और जो काशी विश्वनाथ का क्षेत्र है उसे काशी राज क्षेत्र कहते हैं। वहाँ बाबा विश्वनाथ जो हैं उसके राजा हैं और राजा के दरबार में बहुत से दरबारी होते हैं। तो जो काशी के विश्वनाथ के इर्द गिर्द जो विग्रह मिले हैं वो सारे पौराणिक विग्रह हैं जो काशी खंड में उल्लिखित है। जैसे नीलकंठेश्वर महादेव वो काशी विश्वनाथ की मूर्ति इसके पहले का है। जैसे अवधूतेश्वर महादेव वहाँ मंदिर है उसका। तो ये सारे मंदिर वहाँ उपलब्ध थे। हुआ ये था कि जब बनारस पे औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो औरंगजेब के सिपाह सालारों ने बनारस के जो प्रमुख पौराणिक मंदिर थे उनको तोड़ने का उपक्रम किया। तो काशी के लोगों ने उन मंदिरों और विग्रहों को बचाने के लिए अपने घरों में समेट लिया। जब घर में रहेंगे विग्रह तो बच जाएंगे। तो बाद के दिनों में अपने घरों में रहने के कारण मंदिर की पूजा वगैरह करते रहे होंगे अपना, तो उसके वो मंदिर तभी बचे रहे और घरों के अंदर मंदिर मिले। जब कॉरिडोर का पूरा प्रारूप बना तो उसमें सारे मंदिर निकले और उनके सारे विग्रह निकले, मंदिर का विग्रह निकले। तो आप उस विग्रह को, जो लोग जिनके घरों में विग्रह निकले वो लोग भी नहीं जानते थे वो विग्रह का अर्थ क्या है, उस विग्रह की पौराणिकता क्या है। लेकिन काशी के इतिहास पर काम करने वाला जैसे मोतीचंद जी या प्रेमचंद जी ने जो काम किया है उस काम पर इन विग्रहों का प्रक्षालन पहले से हो गया था। लोग जान गए थे कि मान लोग दर्शन करने भी जाते थे तो वो तो अद्भुत हो जाएगा अगर वो काशी के विश्वनाथ के कॉरिडोर में वो पौराणिक 5400 से ऊपर विग्रह हैं, गणेश के विग्रह हैं, देवी के विग्रह हैं। और नवरात्र में आप जानते हैं कि मस्जिद के नीचे एक देवी की मूर्ति भी है जिसको नवरात्र में पूजा भी किया जाता है। तो इस सारी विग्रह को खोज करके उसको अगर सुंदर आकार दे दिया जाए और उसका पौराणिक और सांस्कृतिक रूप उद्घाटित किया जाए तो ये वैश्विक नहीं हो जाएगा। दुनिया के डायना एक जैसे लोगों ने जिन्होंने सिटी ऑफ लाइट लिखा वो भी विग्रहों के बारे में नहीं लिख पाए, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन जब डायना एक भी काशी पर लिख सकते हैं तो कोई भी एक काशी पर लिखेगा। और इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय ने काशी अध्ययन केंद्र खोल दिया, कोर्स चला दिया, ताकि काशी के जो पौराणिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, जो छुपा हुआ इतिहास है, वो छुपा हुआ इतिहास सामने आए
और नई पीढ़ी के लोगों को वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान हो सके, उसकी जानकारी हो सके। और जब बनारस टूरिज्म का आगे आने कोविड-19 के बाद बनारस जब टूरिज्म का हब बनने जा रहा है, तो उस हब के बीच में बिना सांस्कृतिक पहचान के, बिना पौराणिक पहचान के काशी को समझा नहीं जा सकता। यही जीवन पद्धति है काशी की, विग्रही जीवन पद्धति है काशी का। इस आधार पर उसको बनाने की बात की गई है। उसके इतिहास को पुनर्लेखन की जरूरत है, उसको बताने वाले ट्रेंड गाइडों की जरूरत है। और वो ट्रेंड गाइड कैसे मिलेंगे? जब ट्रेनिंग होगी तब मिलेंगे। तो उस आधार पर उसको काम आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक फूलपुर थाना अंतर्गत एक गांव में जमीनी विवाद के मामले में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लगातार डराया धमकाया जा रहा था, जिसके संबंध में पिता और पुत्र ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और जानमाल की रक्षा करने के लिए विनती की। पिंडरा ब्लॉक फूलपुर थाना अंतर्गत गांव में जमीनी विवाद के चक्कर में पीड़ित रविंद्रनाथ पांडे पर लगातार दूसरे पक्ष के विशाल सिंह द्वारा आत्मघाती हमला किया जा रहा है। पीड़ित वेद प्रकाश पाठक ने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए फूलपुर थाने में कई बार तहरीर दी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो पिता पुत्र दोनों ने अपनी सुरक्षा की गुहार एसएसपी कार्यालय पर जाकर एसएसपी से लगाई। वेद प्रकाश पाठक पुत्र श्री रविन्द्रनाथ पाठक। कहाँ रहते हैं? पिंडराई पटखान फूलपुर, थाना फूलपुर। क्या समस्या है आपको? समस्या सर कुछ नहीं है, ये लोग प्लानिंग बनाकर बार बार हम मुझ पर वार कर रहे हैं और ये चौथी बार है। और इनका प्लान यही है कि जो ज़मीनी विवाद चल रहा है 2015 से, वो मार मार कर बस उसी पर ला दे रहे हैं कि ये ज़मीनी विवाद दिखा रहे हैं। कौन लोग वार कर रहे हैं आपको? ये हमारे सामने घर पड़ता है, इनका विशाल उर्फ पड़ोसी हैं। तो यही सब मामला है। वो अचानक उस दिन शनिवार को, अगले शनिवार को अचानक हमला कर दिए थे। 6-7 लोग थे, गैंग बनाकर हमला किए, पूरे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन जब हम थाना पर गए तो बस ये पारिवारिक मैटर दिखाकर मैटर को बस छोटा से छोटा हम चाहते हैं न्याय मिले। अगर जीने का हक सबको है तो हमें भी है। अगर मार के जीना है तो बताइए भाई, हम भी मार के जिए। अपना परिचय बताइए। मैं रविन्द्रनाथ पाठक और मेरा पुत्र वेद प्रकाश पाठक। ये आज आप एसएसपी कार्यालय में क्या कर रहे हैं, क्या समस्या? मैं अपनी समस्या इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे वहाँ थाना से न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे साथ घटनाओं पर घटनाएं, दुर्घटनाएं। कौन सा थाना है आपका? फूलपुर सर। और इस पर जानलेवा चौथी बार हमला हुआ है सर।